स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सपर्ट एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हमने आपको CPU के बारे में बताया था। आज हम लोग क्लास में मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम लोग समझेंगे मेमोरी क्या है, मेमोरी कितने प्रकार का होता है और मेमोरी का कंप्यूटर में क्या यूज होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए समझते हम लोग मेमोरी क्या है। वैसे तो आपने मेमोरी का नाम पहले भी सुना होगा। जनरली ह्यूमन में भी लोग बोलते हैं कि मेमोरी, इसका मेमोरी स्ट्रांग है, इसका मेमोरी वीक है। पर मेमोरी को अगर हिंदी में समझना चाहे तो मेमोरी को याददाश्त या स्मरण बोलते हैं। पर यहाँ कंप्यूटर में उस याददाश्त या स्मरण से कोई खास लेना देना नहीं है। यहाँ पे मेमोरी एक स्टोरेज के रूप में काम करता है। अभी हम लोग जब डिफिनेशन को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेमोरी कंप्यूटर के लिए क्या है। व्हाट इज मेमोरी? तो यहाँ पे डिफिनेशन में मैंने लिखा है, मेमोरी इज ए प्लेस वेयर वी स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। मेमोरी एक स्थान है जहां हम लोग डाटा यानी आंकड़ा को एंड इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। तो मेमोरी एक प्लेस हुआ जहां हम लोग डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मेमोरी दो भागों में बटा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब मैं आपको यहाँ अगले पेज पर यह दिखा रहा हूँ कि जो प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी है, इससे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब आपका क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन में बहुत इजीली इस तरह से नहीं पूछा जा सकता है कि प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। वहां इसका अलग भी नाम है, उस अलग नाम से भी क्वेश्चन में आपके पास कोई मल्टीपल वहां पे आंसर दिया रहेगा और फिर आपको चुनना पड़ेगा। तो हम लोग समझते हैं पहले प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को अलग अलग किन नामों से जाना जाता है। देखते हैं अगले पेज में। यहाँ पर आप यहाँ देख पा रहे हैं नेम ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी का और क्या क्या नाम है जिन्हें हम अलग नाम से भी जानते हैं प्राइमरी मेमोरी को। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी मेमोरी को टेम्पररी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। टेम्पररी यानी अस्थायी मेमोरी। दूसरा हमारा सेमीकंडक्टर मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम लोग टेम्पररी मेमोरी के अलावा सेमीकंडक्टर मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। और तीसरे नंबर पर है हमारा मेन मेमोरी, इसे भी हम लोग मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा वोलेटाइल मेमोरी। इन सब का मीनिंग एक जैसा ही है, यानी ये सब के सब अस्थायी मेमोरी ही है और ये प्राइमरी मेमोरी का अलग अलग नाम है। अब आप इसे याद रखेंगे, मैंने इसलिए आपको ये अलग अलग नाम बताया क्योंकि एग्जाम का जो क्वेश्चन होगा उस एग्जाम के क्वेश्चन में प्राइमरी मेमोरी के जगह पे वोलेटाइल मेमोरी भी हो सकता है लिखा हुआ, या फिर मेन मेमोरी भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर टेम्पररी मेमोरी भी लिखा हुआ हो सकता है। तो आप इन चारों नामों को याद रखेंगे। प्राइमरी मेमोरी सबको इजीली याद रहता है, पर ये चार नाम अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में अगर किसी भी तरह से वो क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से दे रहा है तो आप वहां पे एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी जो मेमोरी का दूसरा पार्ट है, उस मेमोरी को भी अलग अलग तीन नामों से जानते हैं। यहाँ देखिए, सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के भी नाम से जानते हैं, और इसके अलावा हम लोग नॉन वोलेटाइल मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। तो मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आप प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी को अलग अलग नामों से जो हम लोग जानते हैं, इन नामों को भी आपको याद रखना है ताकि एग्जाम में कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछता है ये अलग अलग नाम के थ्रू भी, तो आप उसे इजीली जवाब दे सकते हैं। अब हम लोग प्राइमरी मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझते हैं कि हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन कौन सा मेमोरी का पार्ट है, हम लोग उसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये हमारा पूरा प्राइमरी मेमोरी का स्ट्रक्चर है। आप यहां पर देख पा रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी को भी दो भागों में बांटा गया है, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट रैम एंड सेकेंड रोम। रैम इज ए शॉर्ट नेम, रैम स्मॉल नेम है, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को हम लोग फुल नेम में कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अभी इसके बारे में डिटेल से भी हम लोग समझेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको रैम और रोम का इमेज दिखाता हूं, पिक्चर दिखाता हूं। वैसे तो आप में से कई लोगों ने जो कंप्यूटर अभी यूज कर रहे हैं काफी दिनों से,
उन्होंने देखा ही होगा, अगर आपने कभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को खोला होगा तो वहां आपने देखा होगा मदरबोर्ड के ऊपर हमारा ये रैम लगा होता है। तो आप यहाँ इमेज में बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि ये हमारा रैम है। हालांकि ये अलग अलग जो इसका वर्जन आया DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, तो सब में ये जो इसका कट था ये थोड़ा अलग था। ये जो आप नीचे कट देख रहे हैं ये अलग था, ठीक है। लेकिन आपको मैं इमेज इसलिए दिखा रहा हूं कि आप इसे पहचान पाए। हालांकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा पहचानने के लिए, पर आप रैम देखें तो समझ पाए कि अच्छा रैम इस तरह का होता है। मैंने इसलिए ये इमेज दिखाया। अब मैं आपको रोम के दिखाता हूं कि रोम हमारा किस तरह का होता है। ये हमारा रोम है, यानी रीड ओनली मेमोरी। अब आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि ये रोम किस तरह का है और हमारा रैम किस तरह का था। ये भी हमारा पीवीसी बोर्ड के ऊपर ही अटैच रहता है। यहां मैंने खुला हुआ इसलिए सिंगल में दिखाया कि आप इसे देखकर आसानी से समझ पाए कि ये हमारा रोम इस तरह का होता है और रैम हमारा उस तरह का होता है। दोनों का काम एक ही है, ये डाटा को टेम्परेरी स्टोर करता है। लेकिन मैंने आपको रैम के बारे में जो बताया आप उसे याद रखेंगे कि रैम में हमारा दो तरह का रैम है, डी रैम और एस रैम। अगर बेटर रैम माने सबसे अच्छा रैम दोनों में कंपेयर करें तो अभी के दौर में सबसे अच्छा रैम एस रैम है। लेकिन डी रैम का भी अपडेट वर्जन DDR1 से लेकर 4 तक मार्केट में अवेलेबल है, जिसे लोग अभी यूज कर रहे हैं। और हमारा जो रोम है, रोम का भी मैंने आपको अलग अलग पार्ट अभी आगे वीडियो में मैं बताऊंगा कि रोम अलग अलग किस तरह से जो उसका नाम है ईपी रोम, पी रोम और ईपी रोम, उसको भी हम लोग अभी समझेंगे वीडियो के आगे। पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का ये रैम का भी अलग अलग पार्ट है और रोम का भी अलग अलग पार्ट है। तो पहले हम लोग इसे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे रैम भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है रैम का डी रैम, दूसरा है एस रैम और तीसरा है एसडी रैम। डी रैम यानी डायनेमिक रैम, दूसरा हमारा एस रैम स्टैटिक रैम और तीसरा हमारा एसडी रैम यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ जो हमारा रैम है, इस रैम के अंदर जो इसका अलग अलग पार्ट है इसको भी हम लोग समझते हैं। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो हमारा रैम है, रैम कंप्यूटर में टेम्पररी मेमोरी है यानी अस्थायी मेमोरी है। दरअसल में रैम का काम बस इतना ही है, जब हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं और काम करने के दौरान जो भी डाटा कंप्यूटर अपने अंदर एक्सेस करता है तो वो थोड़ी देर के लिए डाटा को यानी टेम्परेरी स्टोर करता है। तो वो स्टोर करने का जो प्लेस होता है वो हमारा रैम होता है, जहां हमारा डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अगर कंप्यूटर पर किसी प्रोग्राम के अंदर कोई काम कर रहे हैं और आपने उस डाटा को अगर सेव नहीं किया, तो जब तक आपने डाटा को सेव नहीं किया वह डाटा आपका कंप्यूटर के रैम में टेम्परेरी स्टोर रहता है। लेकिन अगर आप सेव नहीं कर पाए और अचानक बिजली चली गई या आपका कंप्यूटर बंद हो गया तो वो डाटा आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जब भी कोई काम करते हैं और उस डाटा को अगर सेव करना है तो हम लोग तुरंत क्या करते हैं, उसे सेव करते हैं। और जैसे ही सेव करते हैं तो वो हमारा डाटा कंप्यूटर के परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो रैम में आपको याद रखना है कि रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी ऐसा प्लेस जहां डाटा थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए स्टोर रहता है, जब तक कि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर अचानक न बंद हुआ हो या आपका वो प्रोग्राम न क्लोज हुआ हो, तब तक ही वो डाटा रैम के अंदर स्टोर रहेगा। इसके बाद रैम का जो हमारा यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, डी रैम, एस रैम और एसडी रैम। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं डी रैम क्या है। डी रैम यानी डायनामिक रैम, ये रैम का पहला पार्ट है। शुरुआती दौर से जब कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे थे तो उस दौरान सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर में रैम में डी रैम यूज कर रहे थे यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इस रैम का यूज थोड़ा कम हो रहा है, हालांकि इसे अपडेट किया गया है। इसका अपडेट वर्जन ही आप देख रहे हैं जो एसडी रैम है, लेकिन इस डी रैम का यूज अब कम हो रहा है। अब इसके जगह पे हमारा एस रैम आ गया यानी स्टैटिक रैम। अभी मैं आपको डी रैम और एस रैम में डिफरेंट भी बताऊंगा, और यहाँ जो हमारा एसडी रैम है इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये समझना है कि पहला जो रैम का एक पार्ट है डी रैम यानी डायनेमिक रैम, इसका यूज अब कम होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम था, जिस प्रॉब्लम के वजह से डायनेमिक रैम अब कम यूज होता है। सबसे पहले इसका एक प्रॉब्लम था कि ये कंप्यूटर का जो सीपीयू था यानी माइक्रो प्रोसेसर था, उसके
उसका जो करंट फ्लक्चुएशन था उससे इसका फ्लक्चुएशन कंटिन्यू नहीं मिलता था, जिस वजह से ये डाटा एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो पाता था, जिस वजह से कंप्यूटर पे जब हम लोग काम करते थे तो क्या होता था, बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करना पड़ता था। और ये पूर्णतः जब यूज हो रहा था तो अपने आप में सफल था, लेकिन बाद में जब इससे एडवांस रैम बना एस रैम के रूप में, तो ये हमारा डी रैम कम यूज होने लगा। उसके बाद हमारा एस रैम आया, स्टैटिक रैम। अब दोनों में क्या अंतर है, ये डी रैम से कई गुना ज्यादा हमारा एस रैम फास्ट है काम करने में, इसकी अपेक्षा ये दोनों जो आपका डी रैम है और एस डी रैम है, इसके कंपेयर में एस रैम बहुत ही ज्यादा फास्ट है। हालांकि ये बिजली का कंज्यूम इसमें थोड़ा सा ज्यादा है इसके कंपेयर में, जब ये काम करता है कंप्यूटर के साथ तो यहाँ थोड़ा सा पावर कंज्यूम ज्यादा है, लेकिन एस रैम यानी स्टैटिक रैम डी रैम के कंपेयर में बेस्ट माना जाता है। अभी एस रैम को ज्यादा यूज किया जाता है। हालांकि यहाँ पे आप देख जो पा रहे हैं कि डी रैम का अगला वर्जन एस डी रैम आया, यानी सिंक्रोनाइज डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ये भी अलग अलग वर्जन के साथ आया। अभी आपने सुना होगा DDR1, DDR2, DDR3 और अभी लेटेस्ट वर्जन में DDR4 चल रहा है, ये उसी का वर्जन है। अब यहाँ पे हम लोग SD रैम और S रैम में अगर डिफरेंट समझे कि SD रैम जो इसका अपडेट वर्जन है और ये S रैम दोनों में क्या अंतर है, तो इसे आप याद रखेंगे। ये हमारा जो SD रैम है, इस रैम के अंदर कैपेसिटर, जिसे हम लोग सामान्य लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं, उसे इंग्लिश में कैपेसिटर बोला जाता है, और ट्रांजिस्टर, ये दोनों चीज इसके अंदर यूज होता है एसडी रैम के अंदर। और जो हमारा ये एस रैम है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होता है, और वो ट्रांजिस्टर की संख्या 4 से 6 होती है जो इस एस रैम के अंदर यूज होता है। तो इस वजह से ये इसके कंपेयर में फास्ट रैम है, जो हमारा एसडी रैम के कंपेयर में एस रैम है। तो ये हमारा फास्ट होने का रीजन एक ही है, इसके अंदर 4 से 6 ट्रांजिस्टर लगा होता है और इसके अंदर कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों लगा होता है। अब यहाँ पे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों लगने के वजह से क्या होता है कि कैपेसिटर हमारा यानी कंडेंसर क्या होता है, जब काम करते हैं हम लोग तो वो चार्ज होते रहता है और धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होने लगता है थोड़ी देर के बाद। यानी जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो वो चार्जिंग मोड में रहता है, और अगर आप काम करना छोड़ दिए, सिस्टम आपका ऑन है, तो वो क्या करता है, वो चार्ज जो हो रहा था वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, हम लोग जब काम करते हैं तो बार बार कंप्यूटर को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो यानी कि रिफ्रेश करने का जो प्रॉब्लम था ना, वो हमारा इस डी रैम के रैम में है, ठीक है। लेकिन जो एस रैम है, इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपका लेटेस्ट वर्जन का जो भी कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उस कंप्यूटर या लैपटॉप में जिसमें एस रैम लगा होता है, उसमें रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं। हालांकि आदत लोगों का पहले से बना हुआ है, अभी का चाहे लेटेस्ट कंप्यूटर भी क्यों नहीं यूज कर रहा है, अभी भी लोग रिफ्रेश कर ही देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कंप्यूटर में मेमोरी में अगर एस रैम यूज हो रहा है, एस रैम लगा हुआ है, तो वहां रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर डी रैम लगा हुआ है, एस डी रैम लगा हुआ है, तो वहां पे आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग रोम में आते हैं, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे वर्ड को, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऐसा मेमोरी जिसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है। अब इस रोम का भी अलग अलग 3 पार्ट है, पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। अब ये तीनों पार्ट जो रोम का है, इस तीनों का अलग अलग काम है। मैं आपको इसे सबसे पहले इसे फुल नेम में दिखा देता हूं, तो वहां थोड़ा समझाना मेरे लिए आसान होगा। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को, पेज को ऊपर कर रहा हूं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, मैंने क्या किया, जो आपका वहां शॉर्ट में लिखा हुआ था यानी टेम्पररी मेमोरी का जो भी पार्ट है, रैम और रोम, और उसके अंदर का जो पार्ट है, उसको मैंने यहाँ पे फुल मीनिंग में कर दिया ताकि आप इसे याद रख पाए। ये इसलिए मैंने यहाँ पे फुल मीनिंग में कर दिया, एग्जाम में शॉर्ट नेम भी पूछा जाता है, यानी कि जो हमारा कोई भी कंप्यूटर का वर्ड है उसका शॉर्ट या फुल नेम भी पूछा जाता है। जैसे कि आपका रैम ही है, रैम का फुल नेम क्या होता है, डी रैम है उसका फुल नेम क्या होता है, एस रैम है उसका फुल नेम क्या होता है, या फिर हमारा एस डी रैम है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप इसे याद रखेंगे, इसे आप अगर याद रखेंगे तो एग्जाम में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो। अब हम लोग देखते हैं रोम को। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा मेमोरी जहां डाटा को सिर्फ हम पढ़ सकते हैं। अब ये रोम का 3 अलग अलग पार्ट है। पहला है पी रोम,
इसका फुल नेम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और दूसरा है हमारा ईपीरोम यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरा है हमारा ईईपीरोम जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अब इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हमारा ये पीरोम क्या होता है। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप सभी शायद बहुत इजीली समझ पाएंगे कि पीरोम क्या होता है। आप में से सभी जितने भी अभी क्लास में हैं हमारे स्टूडेंट्स या जो भी वीडियो को व्यू देख पा रहे हैं, तो वो मोबाइल सभी लोग यूज कर रहे हैं। आप शायद हमारा वीडियो भी मोबाइल पर ही देख पा रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब आप मोबाइल को ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं तो आपको पता होगा कि क्या होता है। जब भी आप मोबाइल को ऑफ या ऑन करते हैं तो मोबाइल के कंपनी का नाम दिखता है। सपोज आपका मोबाइल नोकिया का है, सैमसंग का है, वीवो का है, ओप्पो का है, जिस कंपनी का है यानी जिस ब्रांड का है वो कंपनी का नाम आता है। आप कभी ऐसा सोचे कि जो नाम आ रहा है इसको चेंज करके कुछ और नाम कर दें, यानी कि अगर सैमसंग का मोबाइल है तो वहां सैमसंग की जगह पे मैं अपना नाम ही डाल दूं? क्या ये पॉसिबल है? शायद नहीं है। अगर है पॉसिबल तो उसके लिए पॉसिबल है जो इस प्रोग्राम को इरेज करके फिर से वहां नाम चेंज करना चाहे वो ही कर सकता है। पर कंपनी वाले क्या करते हैं, जब डिवाइस को बनाते हैं, जब भी किसी डिवाइस को बनाते हैं जिसमें उसे अपने कंपनी का नाम दिखाना है, तो वो मैन्युफैक्चर के टाइम ही क्या करते हैं, रोम पर अपने कंपनी का नाम का प्रोग्रामिंग कर देते हैं। मोबाइल के अलावा आप कोई भी एग्जांपल लीजिए, आपके घर में टेलीविजन भी होगा, जब आप टीवी को ऑन करते हैं तो आप देखते हैं कंपनी का नाम आ रहा है। अगर आपके घर में डीटीएच होगा वहां भी देखते होंगे कि आपका वो डीटीएच जिस कंपनी का है नाम आ रहा है, या उसके साथ कुछ इमेज भी आता है, पिक्चर भी आता है। तो आपने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि ये कैसे आ रहा है? उसके पीछे बस एक ही कारण है, यानी जो आप डिवाइस यूज कर रहे हैं उस डिवाइस में अगर कंपनी का नाम आ रहा है या कोई फोटो आ रहा है, कोई लोगो आ रहा है, तो वो हमारा फोटो, नाम या लोगो रोम के अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, इसलिए वो आता है। पीरोम यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब यहां रोम का जो ये पहला टाइप है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यानी ऐसा मेमोरी जिसमें प्रोग्रामिंग किया हुआ हो। जो हमारा और भी ईपीरोम है या ईपीरोम है, इसमें अलग अलग तरह का टाइप्स है, लेकिन यहां देखिए जो हमारा ये पीरोम है इसके अंदर प्रोग्रामिंग किया हुआ है, यानी कि मोबाइल, टीवी या कोई भी गैजेट जिसमें आप ऑफ ऑन करने के बाद कंपनी का नाम देखते हैं और वो जो नाम आ रहा है वो हमारा पीरोम के ही थ्रू आ रहा है, पीरोम के ही वजह से आ रहा है। दूसरा हमारा ईपीरोम है यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऐसा मेमोरी है जहां पहले इरेजेबल लगा हुआ है। इरेजेबल का मतलब आप बहुत आसानी से समझ ही पा रहे होंगे, मिटाने वाला। मतलब ये जो हमारा रोम है इसके अंदर के डाटा को मिटाया जा सकता है। मिटाने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे प्रोग्रामिंग किया हुआ हमारा पीरोम में होता है, इसको हम लोग इजीली नहीं मिटा सकते हैं, पर ये जो ईपीरोम है इसके अंदर अगर कोई डाटा है उस डाटा को हम लोग मिटा सकते हैं, लेकिन वो इजीली इतना आसानी से नहीं मिटता है, वो डाटा इतना आसानी से इरेज नहीं होता है। उसमें से डाटा को हटाने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज किया जाता है, यानी परावैंगनी प्रकाश। याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का कि हम लोग ईपीरोम में डाटा को इरेज करने के लिए किस लाइट का यूज करते हैं, तो अल्ट्रावायलेट लाइट यानी परावैंगनी प्रकाश। इसके बाद हमारा आता है ईईपीरोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसा रोम जिसको विद्युतीय झटके से, बिजली के झटके से उसके डाटा को खत्म किया जाता है या फिर डाटा को उस पर अपलोड किया जाता है। अब इसे भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूं। मोबाइल सभी लोगों के पास ऐसा गैजेट है जो आज के डेट में सभी लोगों के पास होता है। आपने कभी सुना होगा कि मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपलोड करना है, सॉफ्टवेयर चढ़वाना है, या एक और वर्ड सुना होगा आपने, मोबाइल का फ्लैशिंग करवाना है। जब कभी आपका मोबाइल अचानक बंद हो जाता है, बंद होने के बाद जब आप मोबाइल को वहां जो उसका हार्डवेयर इंजीनियर होता है वहां लेकर जाते हैं, तो वो कहता है कि आपके मोबाइल को फ्लैशिंग करना पड़ेगा। फ्लैशिंग का मीन्स उससे मोबाइल में वो करंट देगा, झटका देगा, डायरेक्ट शॉर्ट देगा बिजली का। अब ऐसा नहीं कि 220 का झटका देगा, उसके पास उस तरह का इक्विपमेंट्स होता है जिस इक्विपमेंट से वो मोबाइल को शॉर्ट करवाता है और फिर वो मोबाइल ऑन होता है।
सेम वही कंडीशन आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, जब कोई एक्सीडेंट कर जाता है या वो लाइफ के लास्ट स्टेज में चला जाता है तो उसे वो झटका देता है और झटका देकर कोशिश करता है कि ये शायद बच जाए। तो बस यही है, जब आपका मोबाइल पूरी तरह से डेड जैसा हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है, वो ऑन होने के कंडीशन में नहीं रहता है, तो मोबाइल का फ्लैशिंग किया जाता है। और फ्लैशिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब मोबाइल को फ्लैशिंग करवाते हैं तो मोबाइल में जो फ्लैशिंग होता है वो किस रोम का होता है, EEP रोम का। यानी कि हमारे मोबाइल में EEP रोम का फ्लैशिंग जब होता है तो उसके अंदर का सारा डाटा खत्म हो जाता है, यानी सारा डाटा लॉस हो जाता है। तो फिर वो क्या करता है, जो इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, वो क्या करता है, जो मोबाइल है, जिस कंपनी का मोबाइल है, वो उस कंपनी का डाटा अपलोड कर देता है उसमें, ताकि सारा एप्लीकेशन फिर से आ जाए और वो फिर रनिंग कंडीशन में आ जाए। तो आपको मैंने अभी पी रोम, ईपी रोम और EEP रोम को बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि पी रोम ऐसा रोम जिसमें प्रोग्रामिंग किया होता है, EEP रोम ऐसा रोम जिसमें प्रोग्राम डाटा को हम लोग इरेज कर सकते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट के द्वारा, और तीसरा हमारा EEP रोम जिसे विद्युतीय झटके से डाटा को खत्म किया जाता है। उम्मीद है कि आपने रोम को अच्छी तरह से समझा होगा, और इसे समझना जरूरी भी है क्योंकि मेमोरी चैप्टर से हमारा क्वेश्चन होता है। तो आज मैंने मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको रैम और रोम के बारे में बताया कि हमारे कंप्यूटर में रैम का यूज क्या होता है, रैम किस तरह का वर्क करता है, और रोम का क्या यूज होता है, और रोम किस तरह का वर्क करता है। हालांकि अब कंप्यूटर के अलावा रैम का यूज मोबाइल में भी होने लगा है, लेकिन जो हमारा कंप्यूटर है उसमें जो फंक्शन रैम करता है वही काम हमारे मोबाइल के लिए भी करता है। तो उम्मीद है कि आप सब वीडियो को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से सीखने का कोशिश करेंगे। हम लोग अगले वीडियो में सेकेंडरी मेमोरी को पढ़ेंगे, यानी परमानेंट मेमोरी को समझेंगे। परमानेंट मेमोरी के अंदर किस तरह का मेमोरी होता है और कंप्यूटर में उसका क्या अटैचमेंट होता है, कंप्यूटर के साथ उसका क्या रिलेशनशिप होता है।